माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों को लाया हूँ BHIC 101 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया था, कुछ दिन पहले ही करवाया था, और इन क्वेश्चन का आंसर फाइंड करके निकाली और मेहनत से इन्होंने लिखा। इनका श्रेय जाता है खुशी कुमारी को। ठीक है, खुशी कुमारी यूट्यूब की स्टूडेंट है जो जिसने मुझे बना के व्हाट्सएप पे सेंड किया। बहुत ही मेहनत से इन्होंने PDF बनाया। आंसर लिखा, बहुत समय लगा, अच्छा से लिखा है ना। आप देख सकते हैं कितना मस्त है ना, मेहनत की है। तो इसके लिए थैंक्स तो बनता ही है। आप लोग कमेंट कीजिए यूट्यूब में जाके, है ना, कमेंट कीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उनको थैंक्स बोलिए खुशी को। इनका कहना ये था कि सर ये तो मैंने बना लिया बट मुझे समझना है, समझ नहीं पाऊंगा, खुद से पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप समझा देंगे तो समझ में आएगा, है ना। तो इस तरह से ये कह रही है। और इनका कहना है कि स्टूडेंट सबका जो भी अपने यूट्यूब में है, मेरे फ्रेंड सबका हेल्प हो जाएगा, है ना। तो इसलिए फ्रेंड समझ के आप लोगों का सपोर्ट, है ना, कर रही है। इसके लिए थैंक्स तो होगा, थैंक्स बोलिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल में न्यू चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन यही था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोतों पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। तो आप लोग सुनने की कोशिश कीजिएगा, हेडफोन लगा लीजिए कान में, उसके बाद आप लोग सुनने की कोशिश कीजिए, शांत में बैठिएगा। आंसर है पुरातात्विक स्रोत अतीत की मानव गतिविधियों के भौतिक अवशेष हैं जिन्हें उत्खनन और अन्य पुरातात्विक तरीकों से खोजा गया है। इन स्रोतों के उपकरण मिट्टी के बर्तन और गहने जैसी कलाकृतियां के साथ ही इमारतें, कब्रें और मंदिर जैसी संरचनाएं शामिल हो सकती है। और देखो, इसमें से क्या कहा, पुरातात्विक स्रोत क्या है जानते हो? पुरातात्विक स्रोत मतलब पुराने जमाने के स्रोत, ऐसा स्रोत जो अभी नहीं है, आज से 100 साल 200 साल पहले के स्रोत के बारे में कह रहे हैं। तो ये स्रोत के बारे में कि भाई इनके बारे में इनका इतिहास क्या है, इनके बारे में क्या जानकारी मिलता है, किस चीजों से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में अगर हम जानेंगे तो इसका नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है। तो वही कह रहा है। देखिए, पुरातात्विक स्रोत के प्रकार की अगर बात कही जाए, देखो कई प्रकार के पुरातात्विक स्रोत हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पुरातात्विक स्रोतों के कुछ समान प्रकार दिए गए, जैसे कि ये। तो पुरातात्विक स्रोत की बात किया जाए तो हमें प्राप्त होता है अभिलेख से, है ना। पुरातात्विक स्रोत है अभिलेख, स्मारक और भवन भी आपका पुरातात्विक स्रोत है ना। मूर्तियां भी है, तो मूर्तियों से भी प्राचीन भारत के बारे में हम लोग जानने को मिलता है। सिक्कों का यूज करके भी हम लोग पुराने सिक्कों का के मदद से भी लोग पुराने भारत के बारे में, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। पुरातात्विक, है ना, पुरातात्विक के बारे में जानते हैं। चित्रकला के माध्यम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये प्रकार है, तो ये स्रोत है। ठीक है, ये पुरातात्विक के क्या है भैया, स्रोत है। ये सब याद रखेगा, पुरातात्विक, है ना, पुरातात्विक स्रोत है ये, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे यहाँ देखिए क्या, मजबूत सैन्य व्यवस्था। क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक है, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था और समाज में हुए परिवर्तनों पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। तो आंसर सुनिए। आंसर है उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई, स्थायी बस्तियां विकसित हुई और लौह उपकरणों का उपयोग बढ़ा। राज्य व्यवस्था में जनपदों का उदय हुआ और राजाओं के अधिकार बढ़े। समाज में समाज में वर्ण व्यवस्था, है ना, वर्ण व्यवस्था मजबूत हुई एंड महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। एंड पहला अर्थव्यवस्था, इसमें से देखो अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो पहला नंबर में आता कृषि का उदय हुआ, दूसरा लौ उपकरण का उपयोग हुआ, एंड तीसरा व्यापार और शिल्प का उपयोग हुआ। उसके बाद क्या है, 4 नंबर में मुद्रा का उपयोग हुआ। उसके बाद था राज्य व्यवस्था में, तो राज्य व्यवस्था में पहला नंबर में जनपदों का उदय हुआ, दूसरा में राजाओं के अधिकार मिले, एंड राजसूत्र और उसमें अश्वमेध यज्ञ हुए, है ना। राजसूत और अश्वमेध क्या हुए, यज्ञ में हुए। समझ में आ गया। आगे तीसरा समाज की बात करते हैं, तो समाज में वर्ण व्यवस्था बने, महिलाओं की स्थिति के बारे में देखा गया एंड गोत्र के बारे में देखा गया। तो इनके बारे में विश्लेषण हुआ। तो ये हिंट है, हिंट को आप लोग थोड़ा सा बड़े कर सकते ना, थोड़ा बड़ा करके आप लोग लिखिएगा, इनके बारे में थोड़ा बताइएगा, तो ये आपके लिए हिंट है। उसके बाद 4 नंबर में आता है शहरीकरण।
इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, है ना, जिन्होंने के इतिहास, भारत के प्राचीन इतिहास की भारत के इतिहास की बात की अवधियों के लिए नींव रखी। सही बात है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि भारत पर सिकंदर के आक्रमण का चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना, या हुई थी, जब उसने खैबर दर्रे को क्या किया, पार करके सिंधु घाटी में प्रवेश किया था। उसका सामना भारतीय राजा पोरस से हुआ। सही बात है, राजा पोरस से हुआ। मैसेडोनिया का था ये सिकंदर, जो पूरा देश को पूरा दुनिया को ना जीतना चाहता था। पूरा दुनिया को जीत भी लिया था। उसके बाद भारत पे अंतिम में वो भारत को भी जीतना चाह रहा था, तो लेकिन उसका तमन्ना पूरा भी हुआ, नहीं भी हुआ। समझ आ गया? पूरा होकर भी नहीं हुआ। उसके बाद देखो पोरस से सामना हुआ। भारत के राजा जो भारत में, है ना, ये तक्षशिला के राजा थे, तो इनसे इनका क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसके साथ उसने झेलम नदी के तट पर युद्ध किया, और जिसे हाई स्पेस का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर ने पोरस को हरा दिया। सिकंदर क्या क्या पोरस को हरा दिया, लेकिन पोरस की बहादुरी के प्रभावित होकर, है ना, पोरस से बहादुरी, पोरस देखो बहुत बहादुर थे, और इंडिया के जो लोग हैं बहादुर, उन्होंने बहुत ही मेहनत से, है ना, पूरा दिल और जान लगा के क्या क्या युद्ध लड़ा, और क्या क्या ये पूरा दिल लगा के युद्ध, दिल और जान से युद्ध लड़ा। यही बात सिकंदर को बहुत अच्छा लगा, है ना। इसके इसके बारे में मैंने बहुत सारे कहानी बताए हैं, पिछले वीडियो में मैंने किया था, तो बताया था। इसमें से मैं जगह मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं समझाता और भी अच्छे से। बट आप लोग देखिए ध्यान से, ना, इतना ही पॉइंट जो जितना लिखा गया है ना यहाँ पे वर्ड्स, इन वर्ड्स को ध्यान से समझेंगे ना, तो बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है। तो बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य और वापस राज क्या कर दिया, वापस कर दिया। सिकंदर का आक्रमण भारत के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे भारत और यूनान के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के कारण कारण थे, जिनमें जिनमें शामिल है साम्राज्य विस्तार की इच्छा, है ना, उनकी इच्छा था कि साम्राज्य उसका विस्तार हो, नए क्षेत्र की खोज हो, गौरव और विजय की खोज हो। सिकंदर का भारत पर आक्रमण एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने भारत के इतिहास और संस्कृति को प्रभावित किया। इस आक्रमण के कारण भारत और यूनान के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, जिससे व्यापार, संस्कृति और कला में के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आए। ओके, आगे अगला है आपका मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, क्योंकि सम्राट के पास सर्वोच्च शक्ति थी और वह सभी अधिकारों का स्रोत था। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं डैश। पहला, केंद्रीकृत प्रशासन। मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, जिसमें जिसमें राजा सर्वोच्च शासक था, और उसके जो पास सभी प्रशासनिक, न्यायिक और विधायिक शक्तियां थी। दूसरा आता है विशाल नौकरशाही। साम्राज्य को संचार रूप से, है ना, संचारू रूप से साम्राज्य को संचारू रूप से चलाने के लिए एक विशाल नौकरशाही व्यवस्था स्थापित की गई थी, जिसमें विभिन्न स्तरों पर अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। तीसरा आपका स्थानीय स्वशासन की बात करें, तो मौर्य प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की भी व्यवस्था थी, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएं अपने अपने क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य करती थी। उसके बाद आता है 4 नंबर न्याय व्यवस्था, जिसमें राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और विभिन्न स्तरों पर अधिकारी न्याय प्रदान करते थे। पांचवा आता है मजबूत सैन्य व्यवस्था। तो मौर्य के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी हाथी और रथ शामिल थे, जो साम्राज्य की रक्षा और विस्तार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, है ना। और विस्तार में क्या, विस्तार से नहीं, विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उसके बाद आता है कुशल कर प्रणाली का व्यवस्था था। क्या कहते हैं, मौर्य साम्राज्य में राजस्व का कर मतलब होता है टैक्स। मौर्य साम्राज्य में राजस्व का मुख्य स्रोत कर थे, है ना। राजस्व का क्या था, मुख्य स्रोत कर थे, जो भूमि व्यापार और अन्य स्रोतों से लगाए जाते थे, स्रोतों पर क्या कर दिए, लगाए जाते थे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, जल निकासी, वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं क्या है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं में से एक उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली थी। सड़कों और गलियों के को एक ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था, और प्रत्येक घर में एक व्यक्तिगत नाली होती थी, जो मुख्य रूप से जुड़ी होती थी। नालियां पक्की ईंटों से बनी थी और ढकी हुई थी, जिससे सफाई और रखरखाव आसान हो जाता था। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और जल निकासी वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं। पहला है कि ग्रिड आधारित नगर योजना बना, दूसरा भूमिगत जल निकासी, तीसरा ढकी हुई नदियां एंड पक्की ईंटों का उपयोग हुआ था।
हड़प्पा सभ्यता में बताओ कितना अच्छा सभ्यता था। तो इनके बारे में मैं अच्छा से विश्लेषण किया हूँ, थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम यहाँ पे, तो फिर भी मैं आपको रीड इसलिए कर रहा था कि आपको समझ में आ जाए कौन सा वर्ड्स किस तरह लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, महापाषाणी संस्कृति क्या है एंड इसके प्रभाव प्रकारों पर क्या चर्चा कीजिए। महापाषाण जिसका शब्द अर्थ, महापाषाण जिसका शाब्दिक अर्थ है बड़ा बड़ा पत्थर, ठीक है। महापाषाण जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, बड़ा पत्थर। उन विशाल पत्थरों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग प्रागैतिहासिक है ना, प्रागैतिहासिक काल में विभिन्न है ना प्रकार की संरचना और स्मारकों के निर्माण के लिए किया जाता था। महापाषाण संस्कृति को मेगोलिथिक संस्कृति भी कहा जाता था भी। भारत में एक प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा है। यह संस्कृति दक्षिण भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय थी, लेकिन इसके अवशेष भारत के अन्य हिस्सों में भी पाए गए। महापाषाणी संस्कृति के प्रकार, महापाषाणों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम नीचे दिए गए हैं। डोलमेन, मेनहीर, कैर्न स्केल, कब्र के गद्दे, सिस्ट टॉपर पत्थर, टोपी पत्थर, एथोपो एथ्रोपोक्विक स्थल, है ना। तो इस तरह से ये हो गए। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7, अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। आंसर है आपका, देखिए, अशोक की धम्म नीति का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी समाज का निर्माण करना था जो नैतिक, सहिष्णु और शांतिपूर्ण हो। यह नीति किसी विशेष धर्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि सामाजिक सद्भाव और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए थी। अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषता अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक कल्याण, नैतिकता और शिक्षा का प्रचार। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने धर्म के संदेश को शिलालेखों के माध्यम से पूरे साम्राज्य में प्रसारित किया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, देखिए, महावीर की शिक्षाएं के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। महावीर स्वामी की भिक्षाएं जैन धर्म का आधार है। महावीर की भिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और व्यक्तिगत को नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से विकसित होने में मदद करती है। इन शिक्षाओं का पालन करके व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि यह दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। महावीर की शिक्षाएं 5 सिद्धांतों पर केंद्रित है। पहला, अहिंसा, समय, आचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इन पर आधारित है इनके सिद्धांत 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, मौर्य साम्राज्य के विघटन के क्या कारण थे, बताना है। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक इतिहास राजवंशों एवं साम्राज्यों के उत्थान पतन की एक रहस्यात्मक गया है। मौर्य साम्राज्य का पतन इस राजनीतिक प्रदत्त नियम का अपवाद नहीं, फिर भी मौर्य साम्राज्य का पतन शीघ्र हुआ। जिस वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक जैसे विख्यात सम्राट हुए, जिसे कौटिल्य जैसा दूरदर्शी एवं सुदृढ़ शासन व्यवस्था को शक्तिशाली बनाया गया। किसके द्वारा भैया? कौटिल्य के द्वारा, है ना। शासन को क्या बनाया? शक्तिशाली बनाया गया। वैसे साम्राज्य का इतना शीघ्र धराशायी होना क्या है? विस्मित सा कर देता है। ये सब लिखा हुआ भैया, टाइम रहता तो मैंने अपने तरीके से समझा था। मौर्य साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। पहला पतन का कारण ये था कि आंतरिक विद्रोह के कारण क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। दूसरा, आर्थिक संकट आया, तभी यह हो गया। तीसरा, कमजोर उत्तराधिकारी होने के कारण पतन हो गया, क्योंकि अशोक सम्राट के बाद जो भी हुए वो सही से नहीं चला पाए, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो उसके बाद विदेशी सब आक्रमण हुए, इसके वजह से हुआ। राष्ट्रीय भावना का अभाव हुआ, या सेना और नौकरशाही पर अधिक खर्च हुआ, इसीलिए इनका पतन हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो सुनिए, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति समय के साथ बदलती रही, लेकिन सामान्य तौर पर वैदिक काल में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था और उन्हें शिक्षा, यज्ञ और सामाजिक जीवन में समानता का अधिकार था। हालांकि बाद के समय में, विशेष रूप से उत्तर वैदिक काल में, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और पर्दा प्रथा
बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां शुरू हो गई। प्राचीन भारत के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार मुख्य रूप से 19वीं और 20वीं सदी में विशेषकर भारत के स्वतंत्रता के बाद हुआ। इस दौरान सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को बढ़ावा दिया। देखिए, ये जो लिखा गया आंसर आप लोगों को वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पीडीएफ में जरूर दिखेगा। पीडीएफ में भी इसी तरह से है, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 है, शहरीकरण के दूसरे चरण और चरण की क्या कीजिए, चरण पर चर्चा कीजिए। इस काल में विकसित प्रमुख शहरों को संक्षिप्त विवरण दीजिए। द्वितीय शहरीकरण, जिसे प्राचीन भारत में 500 से 600 ईसा पूर्व के दौरान देखा गया, गंगा के मैदान में महत्वपूर्ण महाजनपदों के उदय के साथ चिन्हित है। यह कृषि में सुधार और शहरों के विकास की विशेषता है। ये है ना, विशेषता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस चरण में विकसित प्रमुख शहर, पहला आता है राजगीर, दूसरा श्रावस्ती, वैशाली, चंपा, कौशाम्बी, काशी, तक्षशिला, उज्जैन, है ना, काशी यानी वाराणसी, काशी वाराणसी में। दूसरे चरण का शहरीकरण मानवीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने न केवल शहरों के विकास को प्रेरित किया, बल्कि सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया। टिप्पणियां देखो, यहाँ पे आपका जो 11 नंबर तक था, ये जो आप देख सकते हैं 11 नंबर तक, ये सभी आपके क्या थे, टिप्पणी थे। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे 20 मार्क्स के। अब जो आपको मिलेंगे, अब जो आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आपका टिप्पणी है। चलिए, टिप्पणी पढ़ा लिया था मैंने, हड़प्पा सभ्यता में अर्थव्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था, प्राचीन भारत की एक प्रमुख शहरी सभ्यता थी। यह लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक था। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, व्यापार और पशुपालन पर आधारित थी। सिंधु नदी की उर्वरता के कारण यहाँ कृषि का विकास हुआ, जिसमें गेहूं, जौ, कपास जैसी फसलें उगाई जाती थी। इसके अतिरिक्त हड़प्पा वाली धातु का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना और वस्त्र निर्माण जैसे उद्योगों में भी क्या संलग्न थे। व्यापार में वे आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के व्यापार करते थे, और समुद्री व्यापार भी क्या थे, महत्वपूर्ण थी। उसके बाद आता है महाजनपद, 16 नंबर में, यहाँ पे 16 नंबर नहीं, 13 नंबर में यहाँ पे आता क्या भाई, आपका महाजनपद। देखिए, अच्छा, ये क्वेश्चन है 16 महाजनपद, मैंने गलत पढ़ा। 16 महाजनपद कौन कौन से, देखिए, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 16 महाजनपद, 16 महाजनपद प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मौजूद थे। ये 16 शक्तिशाली राज्य थे, है ना। तो 16 महाजनपद क्या थे भैया, ये राज्य थे। जैसे मगध, है ना, मगध, अंग, चंपा, ध्यान से देखिए, मगध जो महाजनपद में था, मगध क्या था, महाजनपद में था। तो मगध की जो राजधानी थी, वो थी क्या, मगध की राजधानी जो थी वो थी राजगिरी, है ना, राजगिरी और पाटलिपुत्र। जो आपको पाटलिपुत्र का पटना में पाटलिपुत्र का नाम जो सुनाई दे रहा है, वही। दूसरा आपका अंग, का कहाँ थे, राजधानी चंपा। उसके बाद तीसरा था काशी, काशी का राजधानी वाराणसी। कौशल का श्रावस्ती था, है ना, वज्जी का वैशाली, मल्ल का कुशीनगर और पावा, चैदी का शक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का दक्षिणी पंचाल, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पाटन या पैठान, अवंती का उज्जैन, गांधार का तक्षशिला, कंबोज का हाटक। तो ये सब नाम है, तो आप लोग देख लीजिए। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन भारत में जल विज्ञान। प्राचीन भारत में जल विज्ञान, जिसे जल प्रबंधन और संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है, यह एक विकसित प्रणाली थी। जल संसाधनों के कुशल उपयोग और प्रबंधन पर केंद्रित थी। इस प्रणाली में जल चक्र, वर्षा का मापन, जल संचयन और सिंचाई का अधिक तकनीकें शामिल थी।
प्राचीन भारत में जल विज्ञान टिकाऊ प्रणाली थी, संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन पर केंद्रित थी। प्राचीन भारतीय जल विज्ञान प्रणालियों का उपयोग आज भी प्रासंगिक है और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त करता है। अब आता है, उसके बाद आता है भैया, ये सब टिप्पणी है, थोड़ा सा बहुत शॉर्ट लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है टिप्पणी में, लौह धातु का उत्पत्ति। लौह एक धातु है जो पृथ्वी के भीतर प्राप्त होती है। यह लौह अयस्क में निकला निकला जाता है जो पृथ्वी के पपड़ी में पाया जाता है। लौह अयस्क को पिघलाकर फिर से शुद्ध करके लोहा बनाया जाता है। धातु की उत्पत्ति, लोहे की शुरुआती खोज उल्कापिंडों से हुई थी। लोहा सबसे पहले मेसोपोटामिया में लगभग 7000 वर्ष पूर्व से 5000 ईसा पूर्व में मिला था, है ना। उसके बाद आता आपका हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो भैया हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे। इस सभ्यता का पतन कब और कैसे हुआ, इस बारे में अब भी मतभेद बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक सफलता पूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी है ना। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसे अभी तक समझ नहीं आया है, सही से पढ़ा नहीं गया। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण थे माने जाते हैं, जिसमें से जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, है ना। उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए, बाढ़ आ गए, भूकंप हुआ, आदिवासियों का आक्रमण हुआ, है ना। लिखा हुआ ना, नदियों का सूखा पड़ जाना, बाढ़ और विदेशी आक्रमण होना। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक और आर्थिक असमानता, व्यापार में कमी और संसाधनों की कमी भी इसके पतन में सहायक है। ठीक है, इसके पतन में क्या है, सहायक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 17। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के देख रेख में, देखो बुद्ध की शिक्षाएं अभी पढ़ना है। बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के दुख से मुक्ति दिलाना और एक शांत, समझदार जीवन जीने में मदद करना है। बुद्ध की शिक्षाएं थे पहला शिक्षाएं था, बुद्ध की शिक्षा में पहला नंबर में आता था चार आर्य सत्य। पहला क्या आता था भैया, 4 आर्य सत्य। दूसरा अष्टांगिक मार्ग, तीसरा मध्यम मार्ग, चौथा अहिंसा, पांचवा नैतिक आचरण। ये उनकी शिक्षाएं थी। उसके बाद देखो बुद्ध की जो शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि वे मानव जीवन को सार्वभौमिक सत्य और दुखों से मुक्ति पाने के तरीके पर प्रकाश डालती है। उसके बाद आपका आता है मगध का उदय। मगध का उदय प्राचीन भारत के 16 महाजन पदों में एक शक्तिशाली राज्य था। देखो फिर से मैं आपको पढ़ाऊं तो मगध के समय में, जिस समय मगध का उदय हुआ उस समय 16 महाजनपद था और उनमें सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध था। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध ने राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व हासिल किया और अंततः भारत में अधिकांश हिस्से पर शासन किया। इस उदय के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ भूमि, शक्तिशाली शासक और कुशल प्रशासन शामिल थे। उसके बाद आता आपका अर्थशास्त्र पर टिप्पणी। अर्थशास्त्र, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं, यह एक सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्थान, वितरण और उपयोग का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र यह बताता है कि व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारें अपनी सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करती है और कैसे निर्णय लेती है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे वितरण किया जाए, कैसे उपभोग किया जाए। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन या धन संबंधी मामलों का अध्ययन। उसके बाद आता है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज एक यूनान का राजदूत था जो लगभग 300 ईसा पूर्व भारत में आया। वो सेल्यूकस प्रथम के राजदूत थे और भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी, जिसमें से उन्होंने भारत का विस्तृत रूप से वर्णन किया। मेगास्थनीज के लेखन से हमें उस समय के भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जो पश्चिमी दुनिया के लिए अज्ञात थी। इस तरह से स्टूडेंट्स, मैंने सभी आपके जितने भी मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, सभी मोस्ट क्वेश्चन का आंसर भी करवाया। जो ये तो किया गया है खुशी के द्वारा। आप लोग जल्दी से इस नोट्स को ले लीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम मिलेगा और इनका जो पासवर्ड मिलेगा स्टूडेंट्स, वो पासवर्ड मिलेगा आपको इंस्टा में पासवर्ड मैं आपको दे देता हूँ। तो इंस्टा में जुड़िए, टेलीग्राम से डाउनलोड करके, और मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा एंड आप लोग जुड़ के रहिए इस तरह से। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और चैनल बने तो चैनल को सकते हैं आपके लिए।
जहाँ से पहले बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.